अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं तुर्की के मारूफ सहाफ़ी जनाब शफ़ीक अहमद साहब। एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़े हैं। बातचीत करेंगे कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है और कब तक तालिबान की सरकार बन सकेगी। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा अफरा तफरी 16 अगस्त को देखने में आई काबुल एयरपोर्ट पर, जहाँ 7 लोगों के मरने की इत्तलात आई है और अमरीकी फायरिंग में मौत हुई है और एक हंगामा बरपा है उसको लेकर के कि तालिबान जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया और इतनी एक साथ मौत नहीं हुई जितनी पुरअमन तरीके से जब काबुल शहर उनके हाथ में आ गया, टेक ओवर हो गया, तब अमेरिका की नाकामी की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। शफीक साहब, क्या कहेंगे आज जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है उसके बारे में आप? बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर दावत देने का। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस की बात है। कुछ फुटेजेस आई भी हैं, आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी। और वो एक डेस्परेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है तालिबान के बारे में जो बहुत नेगेटिव है अभी तक। चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो। जिस तरह मैं आज CNN देख रहा था तो वो खातून ने आज बुर्का पहना, अबाया पहना हुआ था, रिपोर्टिंग कर रही थी। और जो अल जजीरा की खातून थी जो अमेरिकन है तो उसने चादर पहनी हुई थी। तो वो एक एक चीज को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं ब्रैकेट में कि जी ये कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी खतरनाक मखलूक आ गई है जो लोगों को बारबेक्यू करके खाएगी। तो वो जो नेगेटिव इमेज है उसकी वजह से बहुत से लोग डेस्परेशन थी। और एक बच्चा, मैं बड़ा अफसोस हुआ, वो जानने वाला था। हालांकि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसकी पिक्चर आई है, कितना खूबसूरत वो बच्चा था, स्माइलिंग यंग लड़का, एंड ही आल्सो डाइड। ये एक डेस्परेशन है जिसका मतलब वो जो फुटेज देखी वो चढ़ते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि काबुल पूरा पुरअमन है, कोई क्यास नहीं है। सिर्फ एक है कि वो जो वैक्यूम है, वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है ना, कि जब एक गवर्नमेंट गई, ये ट्रांजेक्शन कोई नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं हुआ है। ये मेरे ख्याल में तारीख में शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ हो। जो हमारी अभी जो रिसेंट तारीख है, 100 साल या 200 साल तारीख, कैसा कभी हुआ हो। कू होते हैं इस तरह, जब मामला होते हैं तो एक वैक्यूम जरूर क्रिएट होता है। तो उसको वो पुर कर रहे हैं और उसमें टाइम लगेगा, उसी के सिलसिले में वो लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल क्योटिक पोजीशन है। ये क्यों लोग अफगानिस्तान छोड़ के, तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम के हुकूक महफूज रहेंगे, आम माफी का ऐलान किया है, इसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर इतना रश और अफगान शहरी अपना देश छोड़कर जा रहे हैं? वजह क्या है देश छोड़ने की? कौन लोग हैं ये? देखिए, तुर्की में जिस तरह मैंने पहले कहा कि तुर्कियों का, अफगानों का दूसरा बड़ा घर तुर्की है, और यहाँ पे भी बहुत तुर्की के लोग रहते हैं। यहाँ मेरी स्टूडेंट से मुलाकात हुई, बातें हुई मेरी, जो वांटेड टू नो कि उनको क्या सोचते हैं। तो उनके जहन में बहुत सवालिया निशान है कि हम नौजवान क्या करेंगे जो उधर रहते हैं, हमारी जॉब्स क्या होंगी, ये कैसे सारा कुछ होगा। हालांकि मैं जो समझता हूँ, जो सिनेरियो मैं बनता हुआ देख रहा हूँ, वो सिनेरियो ये है कि आज जिस तरह रशिया ने कहा कि हम अपना मिशन बंद नहीं कर रहे, ना एम्बेसी बंद कर रहे, बल्कि हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप तालिबान से बना ली है। ये पहली न्यूज़ है, ठीक है। जी। अच्छा, चाइना ने भी बैन कहा है यही। हाँ हाँ जी, चाइना ने भी कहा है। तो रशिया, चाइना, जिस तरह हमने पहले भी पहले प्रोग्राम में मैंने सारी आपको सिनेरियो जी। बताया था कि ऐसा ही होगा। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि थोड़ा सा टाइम तो हर एक चीज को लगता ही है। कोई भी, आप कोई भी इवन छोटी सी नौकरी करे ना किसी बैंक में, तो सिस्टम समझने के लिए भी आपको चीज को टाइम चाहिए होता है। तो अभी चूंकि यंग नौजवान जो है वो डेस्परेशन में है, स्पेशली वो लोग जिनके बहुत से लोगों के फैमिली मेंबर्स, कोई जर्मनी में है, कोई अमेरिका में, कोई फ्रांस में है, तो और कोई अमेरिका है। अमेरिका की लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि अमेरिका जाएं। और ये मैं सबको कहता हूं, मैं गया हुआ हूं, ये आप ऑनेस्टली बता रहा हूं कासमी साहब। ये जो हम जाते हैं, मुझे से बंदे जिनके बच्चे बड़े होते हैं, तो बेसिकली हम अपने बच्चे उन माशरे को दे रहे होते हैं, और वो बच्चे उस माशरे के होते, वो हमारे बच्चे नहीं होते फिर। और मैंने देखा है कि यकीन जाने कि फिर वो बाप उधर अकेला होता है और सारे बच्चे अपने अपने घरों में होते हैं। और ये जो 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 बाप लेके गया होता है ना उनको अपने बच्चों की खातिर, वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। अभी मैंने हमारी एज में, एक खास एज में आके, आपको पैसों की जरूरत तो हर वक्त होती है, लेकिन आपको कुर्बत चाहिए होती है, एक फैमिली। जो हमारे साउथ एशिया का कल्चर है, स्पेशली हमारा पाकिस्तान इंडिया का सेम कल्चर है, बांग्लादेश का एक ही कल्चर है। तो वो फिर, लेकिन लेकिन डेस्परेशन है, लोगों की डेस्परेशन है।
लोगों को अभी ट्रस्ट नहीं है। वेस्टर्न मीडिया ने एक बहुत बड़ा हवा बनाया है कि तालिबान आके पता नहीं क्या कुछ करते रहेंगे, ऐलान के नथिंग तो हैपेंड सो फार। शफीक साहब, ये लोग जो जा रहे हैं अफगानिस्तान छोड़ करके या काबुल एयरपोर्ट पर सब पढ़े, क्या ये वो लोग हैं जिनकी बिजनेस है तुर्की में, अमेरिका में, मतलब अच्छे लोग वहाँ बिजनेस होने का मतलब है ठीक ठाक होंगे माली तौर पर, या फिर ये अमेरिका में इसी बहाने अपना रिहाइश चाह रहे हैं, किसी बहाने माइग्रेशन का मौका मिल जाएगा तो अमेरिका की शहरियत मिल जाएगी, एक अच्छा मौका है तो गनीमत जानते हुए सब ऐसा कर रहे हैं? देखिए, आप ज़हन में रखें कासमी साहब के पूरी दुनिया में अ, अमेरिका की जो एम्बेसी थी काबुल के अंदर, ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी थी, जिसके एम्प्लॉयज की तादाद थी 4,500। ओह। 4,500। अब आप देखें तो आपका सदारती जो आपका यहाँ पे दिल्ली में होगा या पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद में होगा, वहां इतने एम्प्लॉय नहीं होंगे कि यहाँ पर नहीं, एम्बेसी हो। बिल्कुल। ठीक है, ये 4,500। अब आप जब 4,500 का मतलब यह है कि आपने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था जिसमें आपका सीआईए ऑपरेशन और इस तरह की चीजें भी शामिल थी। तो आपके लिए बहुत से लोग काम करते थे, जिसमें 20,000 का तो आपने अकोमोडेट कर दिया। फिर जर्मनी ने फिर कनाडा ने कहा कि हम भी जी अपने लेंगे। ये सब नेटवर्क बनाया हुआ था ना। आपने उसको फुटबॉल का ग्राउंड बनाया था। जिस तरह मैंने कहा कि ये सिर्फ तालिबान और अशरफ गनी की वॉर नहीं थी, इसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भी वॉर थी। ये एक होता नहीं है रॉयल रंबल, कभी आपने देखा रेसलिंग में कि अमेरिका वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तालिबान वर्सेस गनी, नेटो वर्सेस रशिया, और रॉयल रंबल है, सारे लड़ रहे हैं। मैदान उनका जो है वो अफगानिस्तान है। तो ये क्यास में वो छोड़ के जा रहे थे। बल्कि आपको एक और चीज बता दूं, वो कल मीडिया में रिपोर्ट हुआ, अफगानिस्तान मीडिया में, कि अशरफ गनी साहब जाते हुए कोई 45 मिलियन यूएस डॉलर भी लेके गए हैं बैगों में भर के। हाँ, ठीक वो है। कह रहे 4 गाड़ियों से लेकर जा रहे थे वो डॉलर, कुछ गाड़ियां पकड़ी गई उनकी। हाँ, तो देखो, वैसे तो मैं अब बताऊं तो फिर मतलब कहेंगे आप आप। कह रहे थे आपकी करप्शन बहुत ज्यादा हुआ है, दुनिया भर से उनके पास मदद आई, इन्होंने काम नहीं किया और ये सच साबित हुआ। आखिर इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से? फौजों को तनख्वाह नहीं दे रहे थे, खबर आ रही कि फौज को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बुजदली का मुजाहरा किया, साथ छोड़ा और सारा पैसा लेकर जा रहे हैं ये। अब आप देखें जो ट्वीट्स आ रही हैं उनके जनरल्स की, जो पुराने जनरल अब आप कह सकते हैं, बल्कि जो अफगानिस्तान का एम्बेसडर था पाकिस्तान में, उसके आप ट्वीट पढ़ लें। और वो सब के सब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया। और सब करप्शन के इल्जाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं। मुझे 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 और आपको बताने की अब जरूरत नहीं, खुद ही आपस में बता रहे हैं कि इन्होंने उनके क्या कुछ डिफेंस किया। मिनिस्टर ने भी बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है उनके बारे में, गनी के बारे में। अब तो भाई यही तो सूरत हाल थी। अब आप पूछे ना कि अमेरिका ने एग्जैक्टली 2.26 बिलियन ये अमेरिका ने लगाया है। यूके, नेटो, इंडिया, सब ने पैसे लगाए। देखिए, इंडिया उस तमाम रेस में कंपैरेटिवली कम पैसे लगाए, लेकिन उन्होंने कुछ जगह पे बहुत अच्छे लगाए, जिस तरह आप हॉस्पिटल कह सकते हैं। लेकिन लेकिन इसके अलावा जो इंडिया का जो जो उनके जो वो थे कॉन्सुलेट थे, उससे बहुत बड़ा इतराज था कि भाई आप कौन सा इंटरेस्ट होता है कि जी आप C-130 लेके जाते हैं कंदहार, और वहां से आप कॉन्सुलेट के लोगों को लेके आते हैं। C-130 का मतलब होता है पूरा कोई एक कनाल का घर, एक कनाल भी छोटा, या कोई 2 कनाल का पूरा घर लेके जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये लतीफे जो है ना, ये सिर्फ आपको अफगानिस्तान में देखने को मिले। और मैं समझता हूँ कि इट विल टेक टाइम, और ये सारा एक्सपोज हो जाएंगे। अब आप देखें ना, कल जब अमेरिका जा रहा था, नहीं आज सुबह, तो आपने मेरे ख्याल में धुआं देखा होगा एम्बेसी से उड़ता जी। हुआ। डॉक्यूमेंट को जला रहे हैं डर के मारे कि तालिबान के हाथ ना लग जाए और हम एक्सपोज ना हो जाएं। एक्सपोज तो हो गए हैं, बेइज्जती तो हो गई है। और जो होना था। जी प्लीज। नहीं, ये कह रहे बड़ी पॉइंट की बात है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिए, धुआं निकल रहा है, उसका मतलब इन्होंने सिर्फ उसको जंग के मैदान के साथ अपनी जासूसी का भी एक अड्डा बनाया हुआ था। क्या आपको लगता है, आगे बढ़ेंगे, कि क्या ये अफगानिस्तान या काबुल को अड्डा बना करके दूसरे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है वहां भी यहीं से मुदाखलत करते थे, इनका मेन सेंटर था? देखिए, ये बिल्कुल ये सेंटर था। ये सेंटर था 4 मुल्कों के लिए जो मैं समझता हूँ। ईरान, क्योंकि ईरान का सबको पता है कि बड़ी मोहब्बत है उसकी ईरान और अमेरिका की। अच्छा, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उसको उनसे उनको एक खौफ तो रहता है। और ये डिवीजन अब आपको जो जो दोबारा से
जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो अब खत्म हो गया है। जिस तरह थे ना, एक सर्द जंग थी, अब वो रशिया को रिप्लेस कर लिया है चाइना ने। सर्द जंग दोबारा शुरू हो गई, और चाइना हम्म। अब उसको फेस कर रहा है और उसको बता भी रहा है कि चाइना इज, मतलब ये सिर्फ सिर्फ वो पावर नहीं है कि आप उसको इकोनॉमी या सप्लाई चेन की पावर कह दें, उसके पास मिलिट्री माइट भी बहुत बड़ा है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि जी अमेरिका भी बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, लेकिन वन ऑफ द बिग ताकत अभी सिर्फ यूनिलैटरल वाहिद बड़ी ताकत नहीं रही। उसके जो हार है ना, जो उसकी जो एक दो तीन करके उनकी जो हार हुई, और यहाँ पे तो मेरे ख्याल में बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। बल्कि एक उनका स्टेटमेंट आया आज अमेरिका से, तो उसने कहा जी आप वियतनाम से इसको कंपैरिजन ना करें, क्योंकि वियतनाम में तो बहुत बेइज्जती हुई थी। उसका जी हमारी इतनी बेइज्जती तो नहीं हुई। तो आपको तो अच्छा, ये सिंपल किसने कहा कि वियतनाम से कंपैरिजन ना करे, तो यहाँ कम बेइज्जती हुई? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, मैंने खुद अच्छा, पढ़ी है। ऑफिशियल। हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट की जी, वियतनाम का डिफरेंट था, हालांकि अच्छा, उसमें वो मैं भी वही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहीं खबर थी कि ट्रंप ने कहा कि बाइडेन को रिजाइन दे देना चाहिए, उन्होंने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने में नाकामी का मुजाहरा किया है। इसके अलावा डेली मेल बरतानिया की अखबार है, उसने भी फ्रंट पेज पे लिखा है कि हमारे 457 लोग शहीद हुए अफगानिस्तान में, उनके नेटो फौज में रहे होंगे वो, और क्या इस दिन के लिए कि आज हमें वहां से जलील होकर निकलना पड़ रहा है। तो क्या आलमी सतह पर अमेरिका के खिलाफ भी आवाज उठेगी और जोर शोर के साथ उनकी नाकामी को वो किया जाएगा कि उन्होंने नाकामी का मुजाहरा किया है, या ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। देखें, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। स्पेशली मैं जो गया हूँ ना, उनकी जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो मैं समझता हूँ वो जो कैलिफोर्निया के एरिया, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दे आर वेरी, तो ये डेफिनेटली दे विल रेज द क्वेश्चन कि भाई आपने पैसे किधर लगाए। अमेरिका के तकरीबन कोई 2,500 फौजी मेरे ख्याल में इसमें मारे गए, और कुछ 2,000 जख्मी हुए। ये अमेरिका की फौजियों की बात करता हूँ। ठीक है, आपने अफगानिस्तान में वॉर क्राइम किया है, वॉर क्राइम। आपका एक मैं वाकया बता देता हूँ, जहां पर इन्होंने 4,000 लोगों को मारा था। वो शिबरगान में वो एक केस है। इसके अलावा इन्होंने मदरसे, शादियों पे, स्कूलों पे, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी वहां पे बॉम्बिंग नहीं किया। और ये बड़ा खूबसूरत नाम देते थे, फ्रेंडली फायर में मारे गए। भाई फ्रेंडली फायर किसे कहते हैं? आप बंदे को मार के पूरी फैमिली आप मार दो जी फ्रेंडली फायर है, तो गलती हो गई। ये सारे वॉर क्राइम है। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में चंद महीने पहले की बात है कि उन्होंने अपॉलॉजी भी की थी कि यस हमारे फौजी वॉर क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, दे अपोलोजाइज। उनमें अखलाकी जरूरत शायद थोड़ी बहुत है। तो इन्होंने जो क्राइम किया है, देखें अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है। अफगानिस्तान के बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उसको किसी सिस्टमैटिक तरीके से उसको बैकवर्ड किया गया, उसको धकेला गया है, और उसको वहां पे ले गए हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। देखें, जब लोग वेलकम करते हैं किसी दूसरे लोग को, इसका मतलब है कि आपके सारे सिस्टम से लोग तंग हैं, और दे वांटेड चेंज, और उन्होंने चेंज कर दिया जो भी था। आप मेरे ख्याल में, मैं तो हैरान हूं कि ये सारी चीजें अगर आप उसका कंपैरिजन करें ना, देखें सीरिया में क्या हुआ, क्या कहते हैं इराक लीबिया में में, क्या हुआ, यमन में, इराक में लीबिया क्या में। हुआ, कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा। अफगानिस्तान इज द वाहिद प्लेस है जहां पे उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने दाइश को घुसने नहीं दिया। दाइश को चुन चुन के मारा, वो जेन्युइन टेररिस्ट हैं और थे। और चूंकि यहाँ पर मसला आ गया इस्लामोफोबिया का, इस्लामोफोबिया के नाम पे देखें, इस्लामोफोबिया के नाम पे बड़े फंड इकट्ठे हुए हैं, इस्लामोफोबिया के नाम पे बड़े पैसे बिकते हैं। और जहन में रखें कि मैं मिसाल दे देता हूं, जब तक आप माशरे में डर नहीं बिठाते, तो आप लोगों की जेब से पैसे नहीं ले सकते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको टेस्ट करवाता है, तो वो भी कहता है कि भाई ओह आपके तो बड़े मसले आ गए हैं। तो पहले वो डराता है आपको, उसके बाद जब आपको ढेर सारे दवाई देते हैं ना, एक पूरा एक पोटरी, तो फिर वो आप एक्सेप्ट करते हैं। यही आजकल तो एक काम सिस्टम बन गया, फ्री चेकअप करते हैं कि फ्री में सारा वो चेक कर देते हैं, उसके बाद 10 तरह का मर्ज निकाल देते हैं, फिर इलाज कराना जरूरी हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमारा मुल्ला है, हमारा मुल्ला वो भी आपको डराता है, जहन्नम से इतना डराता है कि आप चंदा दिए बगैर नहीं रह सकते, फिर आप चंदा देंगे तो वो बचत होगी। यही काम अमेरिका करता है, वो एक डर बिठाता है सोसाइटी के अंदर। फिर वो इस्लामोफोबिया के नाम पे वो पैसे भी इकट्ठा करता है, बड़ी तंजीमें हैं। फिर उस वो फंडिंग होती है, देखें ऑन रिकॉर्ड है
इन्होंने जो पैसे लगाए हैं ऑन रिकॉर्ड है कि मीडिया भी पैसे लगाए हैं इस्लामोफोबिया के नाम पे, और जी ये फंडिंग इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी लगाया है, और मुसलमान मुल्क चाहे नॉन मुस्लिम मुल्क हो सबने उसको बाय किया है। जब आपको वो पैसे दे रहा हो, ठीक है, हम तो गरीब लोग हैं भाई, हमें कोई 10 रुपए भी दे तो हम मुंह से कोई ना कोई बात कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आप यही देशों का हिसाब भी समझ लें कि जो जो मुल्क गरीब है तो उसको आप थोड़ा सा पैसे दे दे तो वो फंड एक्सेप्ट करके, जिस तरह मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूँ, एक मिसाल अपने मुल्क की जी देता हूँ। मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ को ऑन रिकॉर्ड 10 मिलियन US डॉलर मिले थे इनलाइटन मॉडरेशन के नाम पे। इनलाइटन मॉडरेशन एक नया नारा लगाया। देखिए वेस्ट का कमाल ये है कि हर बुरी चीज को वो एक अच्छा खूबसूरत नाम देता है। मिसाल मैं देता हूँ कि वो मतलब क्या मिसालें दूं, मतलब यहाँ पर यूरोप में जो बहुत बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, फ्रांस में जो आज की तारीख है, कोई बंदा गूगल कर सकता है, 45% जो बच्चे हैं, 45% वो बगैर शादी के पैदा होते हैं। तो ये जो अंग्रेज लोग हैं इसको वो कहते हैं लव चाइल्ड, ठीक है, हमें पता है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आप कोई भी खूबसूरत नाम किसी बुरी चीज का रख दो तो वो खूबसूरत नहीं जाता है। गंद को अगर आप किसी भी रैप कर दो बहुत अच्छी चीज में, वो गंद ही रहता है। लिहाजा इनके जो गंद है, इनके काले करतूत हैं जो वेस्ट ने जो किया है, द टाइम इज वेरी नियर बाय द वे, कि यूरोप भी पूछेगा, लोग पूछेंगे कि भाई हमारे टैक्स पैसे किधर गए। और आप बताइए ये अफगानिस्तान में नाकामी नहीं हुई, आपको बेइज्जत करके ठुड्डे दे के निकाला गया है, सिंपल। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सारा कुछ हुआ है, इतना कुछ हो गया है, अब तालिबान क्या मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे या अमेरिका की तरफ से अभी भी उनको डिस्टर्ब किया जाता रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए अमेरिका डेफिनेटली डिस्टर्ब करता रहेगा, अब वो स्टेबिलिटी नहीं चाहेंगे, लेकिन चूंकि आपने देखा कि बहुत तरीके से फॉरेन ही रशिया ने टाइम नहीं वेस्ट किया, चाइना ने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसी तरह हम्म। मुझे उम्मीद है कि ईरान और पाकिस्तान भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब ये एक और ब्लॉक बनने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा मसला सी पैक का है। तो आपके जो दो ब्लॉक हैं, एक वो ब्लॉक जिसको लीड कर रहा है चाइना और रशिया, और दूसरी तरफ ब्लॉक है यूएस और नेटो, तो उसके साथ लोग चिपकते जा रहे हैं। इंडिया चिपक गया नेटो यूएस के साथ, पाकिस्तान चिपक गया रशिया और चाइना के साथ, और इसी तरह ये ममालिक, लेकिन चूंकि चाइना का स्टेक बहुत बड़ा है, चाइना के को बढ़ा रहे हैं, और इसी तरह मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में भी करेगा, दोनों करेंगे। जी। अब क्या आवाज बीच में रुक गई थी? ये कहा यह जाता है कि सुपर पावर होने के लिए जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में जिसका होल्ड हो वही सुपर पावर होता है, उनके पास ज्यादा ताकतें होती है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका का जो होल्ड है मिडिल ईस्ट पर वो कमजोर हो रहा है? अफगानिस्तान से उन्हें जलील करके निकाला जा चुका है, ये पूरा खिता उनके हाथ से निकल गया है। मिडिल ईस्ट में भी वो कमजोर पड़ रहे हैं, सीरिया हो या लीबिया वगैरह हो, तुर्की ने भी उधर अच्छी खासी मुदाखलत की है, रूस को कदम जमाने का मौका मिल गया है। तो क्या मिडिल ईस्ट से अमेरिका और कमजोर होगा, और जो सुपर पावर ममालिक जो है उसमें अमेरिका के बजाय, जैसे कि अभी आप कह भी रहे थे, रूस और चाइना हावी होंगे? देखें ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। मैं सिर्फ एक चीज समझता हूं, वो कोई बंदा भी रिसर्च कर ले मेरी किसी भी बात को, आज आज डॉलर इंटरनेशनल करेंसी खत्म हो जाए, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में होना शुरू हो जाए, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो सिल्वर में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, दैट विल हम्म। बी द टाइम कि आपका अमेरिका विल बी गॉन केस। अमेरिका सिर्फ डॉलर छापता है, और उससे पूछने वाला इसलिए कोई नहीं कि हम डरते हैं भाई, हम सारे गरीब लोग हैं, बुजदिल हैं, ना इंडिया पूछ सकता है ना पाकिस्तान पूछ सकता है। उनकी माशी हालत वो नहीं है जिसको जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है। देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मालिक में घुमा फिरा हूँ, तो यकीन जाने कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप का या टर्की का, अमेरिका इज डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन जब आप जिद्दत देखेंगे ना, तो वो तो वो आपको सिर्फ चाइना में नजर आती है, वो आपको अमेरिका में नजर नहीं आती, ना ही यूरोप तो ऑर्थोडॉक्स है।
यूरोप तो जिसको आप कहते हैं कि कौन सा, मैं आपका दिल्ली कोई अमृतसर को अगर आप कंपेयर करना चाहें उससे, तो मेरा ख्याल है कि वो यूरोप सारा ऐसे ही इटली, है। जर्मनी, कुछ भी ले लीजिए, फ्रांस, ओ पेरिस। ऐसे, हाँ, ऐसे ही है क्या। शुरू में बात आई थी कि जो सीएनएन की रिपोर्टर है, क्या नाम उनका, क्लारिसा वार्ड, उन्होंने बुर्का पहन करके आज रिपोर्टिंग की है। ट्विटर पर उन्होंने तालिबान के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, उसमें लिखा है कि मैं इस तारीखी मंजर की ऐनी शाहिद हूं और मैं देख रही हूँ। अल जजीरा के रिपोर्टर का भी आपने तस्करा किया। मकसद क्या है इन लोगों का बुर्का पहनने का? कुछ लोग सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं कि तालिबान के साथ खुशी में शरीक हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ औरतों को आज़ादी नहीं होगी, रिपोर्टर को भी बुर्का पहनना पड़ेगा। देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी डिबेट है। मैं इसको मजहब से भी निकालता हूँ। जिस तरह आज मैं सुबह एक टीवी प्रोग्राम में था, इंडिया का मेन स्ट्रीम, और वो बड़ा बेहुदा एक क्वेश्चन किया। देखिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिख है कम्युनिटी, वो बहुत ज्यादा केपीके में रहती है, पश्तूनों के साथ रहती है। और यकीन जाने कि अगर आप केपीके में जाते हैं, पेशावर जाते हैं, या और जहाँ पे सिख कम्युनिटी है, तो आप सिख खातून को और पठान खातून का आप उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं। इसका ताल्लुक कल्चर से नहीं। अगर आप सिख खातून को भी कहना कि जी आप बुर्का या आप चादर ना लेके गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, दिस इज माई चॉइस, मैं प्रोटेक्ट हूं इसमें, ठीक है। ये हमें एक खास किस्म का एक लेक्चर दिया जाता है कि जी आप जीन्से पहनेंगे या फटी हुई जीन्से पहनेंगे या निक्कर पहनेंगे या आप टैटू करेंगे तो आप बड़े मॉडर्न दिखेंगे। देखिए, उसका नुकसान क्या होता है बताऊं आपको। अभी पूरी दुनिया में, जिस तरह मैंने फ्रांस की मिसाल दी है, रेप का जो मसला है वो इंडिया का भी बहुत सीरियस है, और जी। पाकिस्तान का भी सीरियस होता जा रहा है, ठीक है। तालिबान ने क्या किया, जिस तरह मैंने कहा, कंदहार में उन्होंने एक बंदे को लटका दिया पब्लिक में, अच्छा, और 24 घंटे लटका दिया। अब मुझे बताए, कंदहार में क्या कोई जुर्रत कर सकता है रेप करने की? बिल्कुल, लोगों में कानून का खौफ होगा। जब कानून पर अमल होता है तो कानून का डर पैदा होता है, जराइम देखें, रुकते हैं। हाँ जी, अब आप देखें, मैं बताता हूं आपको। अमेरिका जाएं, अमेरिका में ट्रैफिक वायलेशन नहीं होती, ठीक है। कोई वायलेशन करके देखे, बहुत सख्त कानून है, आपने जरा सा किया वो आप फाइन। आप जाएं, मैं हॉलीवुड गया तो वहां स्मोकिंग पे पाबंदी है उसमें, और लिखा हुआ है कि $500 आपको फाइन है, ठीक है। और एक छोटा सा कॉर्नर रखा हुआ है स्मोकर्स के लिए, जहां सारे, जैसा वो भंगी नहीं होते चर्च पीने वाले, वो इस तरह इकट्ठे होते हैं, पीते हैं। अच्छा, आपने लॉ इतना टफ बना दिया, ठीक है, तो कानून लोग फॉलो कर रहे हैं ना। तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा देश है, हम चाहते कि ऐसा कानून हो, तो आप क्या मसला है। वो उसको प्रोटेक्ट करें क्राइम को। और इससे पहले जो जो 5 साढ़े 5 साल दौर था इससे पहले तालिबान का, तो डेफिनेटली हार्श था, उसको अप्रिशिएट समहाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन लेकिन कम से कम ये आप किसी भी अफगानी से पूछ लें कि पैसे अगर सड़क पे पड़े होते ना, पर सड़क पे भी, तो लोग डर के मारे ठुड्डा मारते थे कि यार हमें देखे ही नहीं, हमें हमें ना दिखाओ तो अच्छा है। इसलिए कि वो आपसे पूछेंगे पैसे किसके हैं, यू हैव टू रिटर्न द मनी। तो लॉ एंड ऑर्डर पे इनका कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, शरीयत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इस्लामिक लॉ ये लेके आएंगे। और ये कोई, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान में कोई इस्लामिक लॉ नहीं है, वो नाम का तो एक इस्लामी रिपब्लिक है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हाँ, इस्लाम हाँ के जी, नाम पर बना था। इस्लाम के नाम पे बना था, बहुत से कवानीन हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने टीवी पे बोलता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ कि आपके बहुत से मामलात ऐसे हैं कि आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई नहीं है इस्लामिक रिपब्लिक, वो नहीं है। हाँ, कुछ आपके कवानीन हैं, लेकिन आपके बहुत से कवानीन वो नहीं है। तो इसको, और आपने एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी बनाई हुई है कि जो, और मैंने आने से पहले टर्की, तो मैंने उसके चेयरमैन को 2 4 क्वेश्चन किए, और ही वॉज अनेबल टू रिस्पॉन्ड। मैंने कहा कि देखें, वो मैं कह भी सकता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ वो टेक्निकल क्वेश्चन है, तफवीज का मसला है, तलाक और तफवीज का। तो जी। हमारे यहाँ तफवीज का एक लॉ है। तो मैंने कहा तफवीज का लॉ, मैंने कहा मैं कोई आलिम मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिका पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो मैं कहा वो तो इस्लामिक है ही नहीं, हम तो हनफी है मेजोरिटी, इमाम अबू हनीफा के जो फॉलोवर है, तो वो तो उसमें नहीं है। एंड ही एडमिटेड दैट, एडमिटेड। तो मैं कहा आप फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करें। तो हमारे यहाँ भी नाम नेहाद इस्लाम है, हालांकि बहुत चीजें हैं भी, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं होने जा रहा। दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बना है। और उसको जो जो उनका जो शुराई निज़ाम है,
वो वही है जो पहले से था। ये जो हमारे जहनों में डाला गया ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वो जहन में डाल 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 डाल, अब आप किससे बात करें कि जी डेमोक्रेसी का क्या फायदा क्या है, ठीक है, अच्छा तो और कौन सा निजाम, भाई आज से 100 साल से पहले क्या निजाम चलता रहा है, भाई जो निजाम है वो तो मेरे और आपके लिए है ना, अवाम के लिए। अगर हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसको चेंज करते हैं। क्या ये जमहूरियत, क्या ये जो म्यांमार है, ये चाइना है, क्या उनको उनका मैच करके देखे ना, उनके जो इकोनॉमी दबे, ये जो कोविड के दौरान भी इनकी इकोनॉमी नहीं गिरी। इसका मतलब है कि जमहूरियत का लिंक कोई नहीं है। वो आपने सिर्फ सिस्टम बनाना है कि आपने करप्शन फ्री बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके लिए कोई भी सिस्टम हो, उसके लिए कोई भी सिस्टम हो आपको, तो लिहाजा लेट्स सी तालिबान क्या करते हैं। लेकिन जितनी उनसे तवक्कुआत हैं, अगर ये पूरा ना हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा पूरे खित्ते को और दीन को भी होगा। ये मेरा मेरा, मेरा मानना है। काफी वक्त हो गया है, बातचीत का सिलसिला खत्म करेंगे, आपको सोना भी होगा, काफी रात भी हो रही है। एक दो बात ये जान, आज तालिबान के एक दो लीडरों का बयान आया, मुल्ला अब्दुल गनी बरदार की भी वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान की असल आजमाइश अब शुरू होगी कि कैसे हम हीरो बने और एक मिसाली हुकूमत कायम कर सकें। उसके अलावा ये भी आ रहा है बार बार कि सब लोगों के हुकूक की हिफाजत की जाएगी, और ये भी वो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत में सब लोगों को शामिल किया जाएगा। अल अरबिया चैनल पे एक इंटरव्यू था डॉक्टर मोहम्मद नईम का, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ छुपा नहीं रहेगा और सब लोगों से मुशावरत करके जो भी हुकूमत बनेगी बनाया जाएगा। मकसद क्या है, क्या जो दूसरे लोग हैं जैसे हामिद करजई है, डॉक्टर अब्दुल्ला है, यानी तालिबान से अलग जमात के लोग हैं, क्या उन सबको भी हुकूमत में शामिल करेंगे? नहीं देखिए, इस दफा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस दफा इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी डिफरेंट थी और बड़ी सक्सेसफुल रही। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि तालिबान के साथ आपका टैग था कि पश्तून है, ये पठान है, ठीक है। उन्होंने वो टैग खत्म किया कि इस्लामिक इमारात में पठान या गैर पश्तून, चाहे वो उज़्बक हो, ताजिक हो, तुर्कमन हो, वो सब के सब है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस दफा जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो सब के सब तालिबान में शामिल हुए। तो पहला तो ये चीज उन्होंने की है कि उन्होंने एथनिक चीज को निकाल रहे हैं कि सिर्फ तालिबान को या तालिबान मूवमेंट को पठानों से ना जोड़ा जाए, कि इसमें सब शामिल हैं। फिर दूसरा जो इनका अभी इस दफा इम्तिहान इसलिए बड़ा है कि आज से कोई 20-25 साल पहले ना कोई स्मार्टफोन थे, ना कोई ऐप थे, ना कोई चीजें थी। अब हाथ में हर एक के कैमरा है, हर एक बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदा फिल्मिंग बनाएगा। कोई भी आप गलत काम करेंगे तो वो आप पकड़े जाएंगे। लिहाजा इनकी ये बात बड़ी सदाकत है। इनका इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। वो इम्तिहान तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं था, लेकिन मैंने जो चीज देखी आज जो सदारती महल में, ठीक है, वो बंदे ने तिलावत का आगाज किया और मैंने उनको रोते हुए भी देखा। तो ये मोमिनीन की निशानी है कि लोग उससे डरे, खौफ खाएं। और खुद इनकी ये हालत है कि अल्लाह का थोड़ा सा कलाम शुरू हुआ, रोने लग पड़े। तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अल्लाह इनको तौफीक दे। और अगर ये सही तरीके से तमाम मिनॉरिटीज, चूंकि अफगानिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे लोग हैं, अगर इन्होंने सही तरीके से हुकूमत की तो मेरा ये कहना है कि यकीन जाने कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में होगा। क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग बहुत तंग है, पाकिस्तान की जुडिशरी से तंग है, उनका निज़ाम से, फरसुदा निज़ाम से तंग है। इवन मैं तो इंडिया के मीडिया भी देखा है, इंडिया के हालात, यहाँ पे भी जुडिशरी और यहाँ पे भी सिस्टम वही फरसुदा है। वो बहुत अच्छा निज़ाम तो है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हम सब पे अंग्रेजों अच्छा का निज़ाम, बनाया हुआ निजाम यहाँ भी चल रहा है अभी तक। ऐसे ही है। तो लेट्स सी, उम्मीदें बहुत हैं। फिलहाल नहीं, तो यहाँ मुझे, भी असर पड़ेगा अगर वो सबको लेकर चलते। जैसे आज एक वीडियो आई कि इन्होंने तस्वीर थी कि सिख कम्युनिटी से मुलाकात की है तालिबान के लोगों ने, ये भी कह रहे हैं कि हिंदू सब लोग साथ रहे, तो इंडिया में भी अच्छा असर पड़ेगा, खासतौर पर जिस तरीके से इंडिया में मीडिया के जरिए परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि वो आतंकवाद है, दहशतगर्द है। खुद इंडिया की हुकूमत भी शायद इस वजह से बातचीत नहीं कर रही कि इंडिया ऑफिशियली उन्हें दहशतगर्द मानती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सिख कम्युनिटी, मैं आपको बताऊं, पेशावर में बहुत सिख रहते हैं। चूंकि मैंने कवरेज भी की है, मैं खुद रिपोर्टर रहा हूं। और हम्म। यकीन जाने कि सिख जो कम्युनिटी में, अच्छा बहुत से सिखों को सिर्फ पश्तो आती है। इट्स वेरी, मतलब बड़ी हैरान की बात है कि उन्होंने पंजाबी भी भूली हुई है। तो दे लिव टुगेदर वेरी हैप्पीली। छोटे छोटे मसले मसाइल तो हर जगह पे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिख कम्युनिटी अफगानिस्तान में बहुत है।
और अब मैं समझता हूँ कि इंडिया को मतलब जो कुछ हुआ वो हो चुका है। अब इंडिया को चाहिए कि सपोर्ट जेन्युइनली सपोर्ट करे। मतलब आप अपने जो मकासद आपके हैं या पाकिस्तान के मकासद हैं, जिसको हमने फुटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है अफगानिस्तान को, उससे हम निकल आए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुज़ाकरात कर लें और बातचीत करें, क्योंकि कश्मीर का मसला बहुत बड़ा मसला है, वो हल नहीं हो सकता इतनी जल्दी और ना कोई हल करने के मूड में है। तो आसान तो नहीं है, लेकिन कम से कम अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करना, कोई भी मुल्क छोड़ दे, और मेरा ख्याल है कि अब अफगानी इसको अलाउ भी नहीं करेंगे इसको। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये तो होने नहीं देगी। जिस तरीके से इंडियन मीडिया को हम देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि अब कश्मीर हम छीन लेंगे, कश्मीर पर कब्जा हो जाएगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान को ले लिया है तालिबान ने, कश्मीर हम छीन लेंगे। लगता है कश्मीर रखा हुआ है और लाइफ बॉय साबुन की तरह दुकान से उठाएंगे और लेकर चले जाएंगे वो। अच्छा, मैंने आपको काश्मीर साहब बताऊं, आई वर्क विद जर्मन मीडिया और मैं भी टर्किश मीडिया में काम करता हूं। जी। मेरे ख्याल में विद ड्यू अपॉलॉजी, चूंकि मैं पाकिस्तान में जियो में मैंने काम किया है, इतना हम्म। घटिया मीडिया इंडिया और पाकिस्तान का है, दुनिया में इससे घटिया मीडिया नहीं है मेन स्ट्रीम। अच्छा, घटिया इन सेंस कि उनकी लैंग्वेज, उनका नेगेटिव सोच, उनकी माइंड, आप यकीन जाने कि वो कोई भी बात नेगेटिव मेंटेलिटी के अलावा, उस सोच के अलावा कर सकते नहीं है। उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। फिर पाकिस्तानी मीडिया को ट्रेन के इंडियन मीडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया में मीडिया पहले आ गया था, पाकिस्तान में बाद में आया। तो खैर, मैं तो जियो का हिस्सा था, तो हमें तो सीएनएन ने ट्रेन किया, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तानी मीडिया को इंडियन मीडिया ने ट्रेन किया। लिहाजा मिजाज वही है, स्टाइल भी वही है। तो जिस तरह लैंग्वेज इंडिया की है, वो लैंग्वेज पाकिस्तान की है। और दोनों, ऑनेस्टली बताओ, दोनों को बहुत अच्छे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। तो यही वजह है कि इंडिया में, पाकिस्तान में सोशल मीडिया वो बढ़ता जा रहा है, और वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना ही भूल गए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल। लोगों के घरों में टीवी भी नहीं है। वो सारे कहते हैं यार भाई, मोबाइल है और मैं, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाता है, आई डोंट और नीड। टीवी पर भी अब यूट्यूब ही चलता है। टीवी भी अब आ गया है, स्मार्ट टीवी। तो वहां भी यही चलता है। हाँ, अच्छा, मीडिया की बात है, एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखी निमाई अफगानिस्तान की, कि तालिबान के लोग अफगानिस्तान के कौमी टीवी पर एंकरिंग कर रहे हैं, तालिबान वाले। हाँ जी, उन्होंने आज रेडियो का बिस्मिल्लाह भी कर दी, और जी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। लेकिन जो मैंने एक देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो एक चीज तो फिलहाल तो पॉजिटिव है। उन्होंने उन्होंने कहा कि सबको यही कहा कि मतलब कि हमारा कि हम गरूर में ना आ जाए, तकब्बुर ना करें। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये अल्लाह डाल दिया गया है। लिहाजा फिलहाल तो वो आएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आएंगे, देखें कि कैसे उसको हैंडल करते हैं, दाढ़ियों और पगड़ियों के साथ उनके एंकरिंग कैसे। क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े सूटेड बूटेड बाबू बन के बैठना पड़ता है ना, ये यहाँ जी। पर मेकअप करके और सारा एक ये डिसेप्शन है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो आपको ये सब आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूँ। यकीन जाने, जितना टीवी डिसेप्टिव है इतना कोई नहीं। चूंकि कई दफा मैंने रात को उठ के टीवी पे आया हूँ लाइव, नीचे मैंने पजामा पहना होता है, ऊपर मैंने कोट पहन के वो मतलब डिसेप्शन की मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबको पता हो कि दिस इज हाउ वी डिसेप्टिव, कि हमने खास एंगल से चीज दिखानी होती है। और अगर मैं निकर पहनूं, या मैं लोगों को पता नहीं कि मैंने चप्पल पहनी क्या पहनी है, बस मुझे हाफ से पूरा, ये सीने से पेट से ऊपर ठीक लगना चाहिए मुझे। तो दिस इज हाउ इट इज डिसेप्टिव। लेकिन वी शुड फाइंड ट्रूथ, और उसको जब भी कोई बंदा आपको नई चीज बताए, उसको जरूर डबल चेक करें, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो। और ये जो मिजाज है इंडियन पाकिस्तानी मीडिया का, वो तो इसी तरह है भाई। ये एक ही तरह की कौम है, एक ही तरह के लोग हैं, झूठ बोलते दोनों ही हैं। अब मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, ये झूठ सारे ही बोलते हैं। और हमारा जो है ना, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मसले मसाइल ऐसे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर दोनों की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ओनली, पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर मुल्ला तक सब एक ही तरह के हैं। झूठ भी बोलेंगे और इस्लाम को भी बदनाम करेंगे, पॉलिटिक्स को भी बदनाम करेंगे, और मीडिया तो वैसे ही बदनाम है। लिहाजा मैं देखता हूं कि आप DW टीवी देखें, जर्मनी के और टीवी देखें, तो उनका मिजाज डिफरेंट है, और वो डिफरेंट जर्नलिज्म कर रहे होते हैं। हमारा मिजाज बस है कि कश्मीर को फतह कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आराम आराम रखो। ये असल जब हमारे यहाँ की जो आवाम है ना, जो व्यूवर्स, वो भी इन्हीं चीजों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जज्बाती न्यूज को। इससे ज्यादा टीआरपी भी मिलती है, तो इसलिए फोकस भी इनका यही होता है।
और ये वजह कि इंडिया पाकिस्तान में से किसी के मीडिया को आलमी सतह पर कोई इंपोर्टेंस हासिल नहीं है। आज भी इंटरनेशनल में उन्हीं लोगों का मीडिया आता है, इंडिया पाकिस्तान का कहीं नहीं आता। दैट इज फॉर श्योर, आपने बिल्कुल सही कहा। चंद एक इंडियन मीडिया है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं। इंडिया के प्रोफेशनल बेहतर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब आप प्रोफेशनल या टेक्निकल बेहतर हो तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोलने में ज्यादा माहिर है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया वाले बेहतर है, क्योंकि वो टेक्निकली प्रोफेशनली इंडियन आर मोर प्रोफेशनल। और लेकिन यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि जर्नलिज्म हमें, संजीदा जर्नलिज्म हमने नहीं सिखाई गई और हमें आती भी नहीं है। आप कहें भी तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि भाई आप ये कैसे आप बात कर रहे हो। अगर आप यकीन जाने, अगर आप पाकिस्तानी टीवी में काम कर रहे हो और किसी पाकिस्तानी की तारीफ कर दो तो आपको कहते हैं भाई आपने कितने पैसे लिए उससे। मतलब वो ये नहीं कहता कि भाई मैं अपने पाकिस्तानी की तारीफ कर रहा हूँ, पैसे कितने लिए। और यही हिसाब इंडिया का भी है। आप इंडियन मीडिया पे किसी अच्छी चीज को दिखा दें, कहेंगे भाई कितने पैसे लिया, कितना रोकड़ा लिया उससे। वो भाई रोकड़ा नहीं लिया, हमारा इंडिया, लेट्स प्रमोट इंडिया। तो ये हमारा मिजाज है, इट शुड बी बिल्कुल चेंज। और मैं समझता हूँ कि द टाइम इज देयर इंशाल्लाह। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आई लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बल्कि मैं खुद भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन जब मैं काम से देखते हटता कम है। हूँ मैं सोशल मीडिया जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई बस इनफ इज इनफ, जो काम करते हैं यही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इस्तांबुल से इस वक्त जनाब शफीक अहमद साहब, अनादोलू न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। और आखिर में मीडिया के हिस्से पर भी काफ़ी बातचीत हुई है, और मैं चाहूँगा कि किसी और दिन इत्मीनान से मीडिया के इशूज़ पर बातचीत करेंगे कि इंडिया का मीडिया किस तरह काम कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह काम कर रहा है, और इंटरनेशनल सतह पर मीडिया में किस तरह काम होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत के एक बड़े तबके के दिमाग में जहर महज मीडिया की वजह से घोला गया है, हालात ख़राब हुए। तो बहरहाल हमने तालिबान और अफगानिस्तान के इशू पर बातचीत की है। आप हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप तालिबान के मसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर शफीक अहमद खान साहब के साथ। दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।